Good afternoon, students. Welcome the class of science. Today we are going to discuss the next topic of chapter number 2, and our topic is respiratory system. आज हम जो हमारा नया टॉपिक हमने लिया था पिछली क्लास में, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, श्वसन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र की हमने बात कर ली थी। ऊपरी श्वसन तंत्र में देखिएगा किस किस को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हमने बात की थी नासिका, नाक जिसको अपन कहते हैं, मुख, ग्रसनी और कंठ जिसको कि अपन साउंड बॉक्स या ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। वापस सुनिएगा, श्वसन तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है ऊपरी या अपर, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने देखे थे, यहाँ नाक आता है, मुख आएगा, मुख के साथ में ग्रसनी, और अगला जो भाग है उसको अपन कहते हैं कंठ। ये सभी भाग ऊपरी श्वसन तंत्र में शामिल किए जाते हैं, जिनका कि हमने विस्तृत अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं निचले श्वसन तंत्र के बारे में। देखिएगा, निचला जो श्वसन तंत्र है इसमें शामिल किया जाता है, नंबर 1 पे आती है आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया या इसको अपन एक नाम और भी देते हैं, या श्वास नली। ट्रेकिया या श्वास नली। ट्रेकिया के अलावा अगला जो भाग यहाँ पे आता है उसको अपन कहते हैं ब्रोंकस व ब्रोंकियोल्स। और इसको अपन कह सकते हैं श्वसनी व श्वसनिकाएं। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो भाग आता है उसको अपन कहते हैं फुफ्फुस, फेफड़े या फुफ्फुस या फेफड़े, एक ही बात है। इसके साथ यहाँ पे एक और भाग आता है कूपिकाएं। कूपिकाएं, देख छोटा सा आउटलाइन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और उसके माध्यम से हम जो है निचले श्वसन तंत्र को देखेंगे। देखिएगा, सबसे ऊपर जो भाग आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं कंठ, और कंठ के नीचे वाला ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं श्वास नली या ट्रेकिया, या इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया, इसी को अपन विंड पाइप भी कहते हैं। ये आपका श्वास नली। श्वास नली वाले भाग में आप देख पा रहे हैं सी शेप कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। सी की आकृति की कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं सी आकृति के छल्ले। सी आकृति के छल्ले इनको कहा जाता है। इसके बाद आगे जो आप देख पा रहे हैं, यानी ये जो यहाँ वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं श्वसनी, ब्रोंकस भी इसको कहा जाता है। ये जो श्वास नली का जो अंतिम छोर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी श्वास नली है। कंठ के नीचे शुरू होती है श्वास नली। श्वास नली का जो अंतिम छोर है, जहां से दो विभाजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला भाग है श्वसनी। श्वसनी से दो बनती हैं श्वसनिकाएं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे जो है वो किस तरह से फेफड़े बनेंगे।
एक रफ डायग्राम आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ प्रेजेंट हो गया हार्ट। और देखिए ये दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दोनों जो हैं ये इनको कहते हैं फुफ्फुस या फेफड़े भी इनको कहा जाता है। ये हैं फुफ्फुस या फेफड़े। देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसी तरह से दोनों जो फेफड़े हैं उनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा। झिल्ली का नाम है प्लूरा। और बाहर आप जो देख पा रहे हैं ये है, इसको कहते हैं रिब केज। यानी जो फेफड़े हैं वो दोनों फेफड़े पसलियों से बनी गुहा में, जिसको वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा में स्थित रहते हैं। तो वक्ष गुहा में उपस्थित है फेफड़े। प्रत्येक फेफड़े पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को अपन कहते हैं प्लूरा। प्लूरा प्रत्येक फेफड़े की एक झिल्ली है, दोनों तरफ के फेफड़ों में झिल्ली पाई जाती है, जो कि आप जो बाहर की तरफ एक चेन नुमा संरचना देख पा रहे हैं, रिब केज है। रिब केज के नीचे उपस्थित होती है प्लूरा, जिसको फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसी को अपन कहते हैं फुफ्फुस आवरण। ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको कहते हैं डायफ्राम या तनुपट। डायफ्राम ये जो तनुपट है वो फेफड़ों की आकृति में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन से मतलब फेफड़ों के आयतन में कमी और वृद्धि करने में तनुपट सहायक होता है। तनुपट जो कि सामान्य अवस्था में डोम शेप का, गुंबद आकार का होता है। हम जैसे ही वायु को ग्रहण करते हैं तो उस केस में इसका जो डोम शेप स्ट्रक्चर है वो डोम शेप स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है, यानी ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हम हवा को अंदर ले पाते हैं। आपको सुनेगा, हम जब एयर को इनहेल करते हैं, जब वायु प्रवेश करती है दोनों फेफड़ों में, तो जो डायफ्राम है, जो तनुपट है, वो गुंबदनुमा आकृति से चपटी आकृति में परिवर्तित हो जाता है, जिससे फेफड़े नीचे की तरफ फैलते हैं, यानी कि इनका आयतन बड़ा हो जाएगा और वायु आसानी से दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं ये जो छल्ले यहाँ पे बने हुए हैं, इनका कार्य क्या है। यहाँ ये जो संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं, इन दोनों संरचनाओं को, बहुत सारी संरचनाएं यहाँ पे ये करोड़ों में होती हैं। कोशिकाएं जो हैं वो दोनों फेफड़ों में करोड़ों की संख्या में पाई जाती हैं। कोशिकाओं से पहले आप जो संरचना देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जो छल्ले उपस्थित होते हैं, दो जो संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, दो जो शाखाएं दिखाई दे रही, इन दो शाखाओं को नाम देते हैं श्वसनिका, जो कि वायु के फेफड़ों में प्रवेश करने में एक मार्ग का कार्य करती हैं। यानी वायु कंठ से होकर, श्वास नली से होते हुए, श्वसनी के माध्यम से, श्वसनिकाओं से होकर दोनों फेफड़ों में अंतिम रूप से प्रवेश करती है। और आप देख पा रहे हैं अंतिम जो छोर है, यानी वायु अंतिम रूप से श्वसनिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात कूपिका में प्रवेश करती है। और एक कूपिका को अगर अपन देखें तो कुछ इस तरह की संरचना हमें नजर आती है। जैसे ही कूपिका में आ जाती है वायु, यहाँ पे वायु चलेगी, इसके बाद O2 बाहर निकलेगी। तो जैसे ही कूपिका से O2 बाहर निकलती है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित हो जाती है। Hb मैंने हीमोग्लोबिन को यहाँ इंडिकेट किया है Hb से शॉर्ट में। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जब O2 के साथ क्रिया कर लेगा तो यहाँ HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा प्रत्येक कोशिका तक, यानी प्रत्येक जो कोशिका है, प्रत्येक सेल में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में O2 प्रवेश करेगी, जहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होगा और भोजन के ऑक्सीकरण से CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण कर दिया जाएगा। ये अंतिम हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन है O2 का, कि अंतिम जो छोर है O2 के पहुंचने का, वो प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक ऊतक हम कह सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कंठ, जिसमें कि 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। हमने पहले भी इसकी बात कर ली थी।
कंठ से वायु प्रवेश करके श्वास नली, जिसको अपन ट्रेकिया कह रहे हैं। ट्रेकिया में सी आकृति के छल्ले जो कि उपास्थि के बने होते हैं, उपास्थल छल्ले पे अपन इनको कह सकते हैं। ये जो छल्ले हैं ये श्वास नली को वायु की अनुपस्थिति में पिचकने से रोकते हैं। मान लीजिए बाई चांस ट्रेकिया में या श्वास नली में वायु नहीं है, उस स्थिति में ट्रेकिया पिचक सकती है। क्यों? आप जानते हैं ट्रेकिया केवल मांसपेशियों की बनी है, तो ट्रेकिया को पिचकने से रोकने में ये जो छल्ले हैं वो सहायक होते हैं। अंतिम वाला जो भाग ट्रेकिया का है उसको अपन कह रहे हैं श्वसनी। श्वसनी आगे दो भागों में विभाजित होकर दो श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक श्वसनिका असंख्य कूपिकाओं में विभाजित हो जाती है। कूपिका, जिसको कि श्वसनी क्षेत्रफल या रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। कूपिकाएं वो संरचनाएं हैं जहां पर की वायु का आदान प्रदान होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बनेगी CO2, उस CO2 को वापस से कूपिका में लाया जाएगा और ये CO2 रक्त की सहायता से बाहर चलेगी और बाहर आने के बाद फिर उसको श्वसन मार्ग से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। कूपिका तक तो जो CO2 है वो रक्त की सहायता से आएगी। कूपिका के बाद में शरीर से बाहर इसको वायु के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम जो है O2 को कह सकते हैं इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह से O2 को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि O2 वायु में उपस्थित है तो हम वायु को ग्रहण करते हैं। उस वायु का हम कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन है, छानने का जो कार्य है वो कूपिकाओं के द्वारा किया जाता है। हालांकि एक छानने का कार्य नासा मार्ग में उपस्थित नासा रोमों के द्वारा भी किया जाता है, उसमें केवल अशुद्धियों के कणों को रोका जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कूपिका की, तो कूपिका में वायु से O2 को पृथक कर उसको रक्त में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ की रक्त के हीमोग्लोबिन से O2 क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में O2 प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो श्वसन तंत्र है वो श्वसन की क्रिया में सहायक होने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी तंत्र के माध्यम से जो O2 है प्रत्येक कोशिका में पहुंच रही है, जहां पर भोजन का स्वांगीकरण होगा। और स्वांगीकरण हमने पाचन वाले जो टॉपिक लिए थे वहां भी हमने देखा था कि स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया है वो कोशिकाओं में जाकर होगी, और स्वांगीकरण तभी होगा जब कोशिकाओं में भोजन के साथ साथ O2 भी पहुंच चुकी है। तो ये आज हमने श्वसन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनता है मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखो क्रियाविधि में दो पद आते हैं, एक होता है निःश्वसन और एक होता है बहिःश्वसन। हालांकि हमने उसकी बात कर ली है, फिर भी आप देख लीजिएगा। एक होता है निःश्वसन और दूसरे को हम कहते हैं उच्छ्वसन या बहिःश्वसन। उच्छ्वसन, देखिए निःश्वसन में क्या होगा, वायु को ग्रहण किया जाएगा और वायु को ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पादन होगा। उच्छ्वसन या बहिःश्वसन में क्या होगा, शरीर के अंदर कोशिकाओं में बनी हुई CO2 को श्वसन मार्ग की सहायता से शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये श्वसन की दो महत्वपूर्ण क्रियाविधियां हैं जो कि हमने अभी देख ली हैं। इसके अलावा जो हमारे दोनों फेफड़े हैं वो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तनुपट के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि तनुपट या डायफ्राम के द्वारा वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि या कमी करके फेफड़ों के आयतन में कमी तथा वृद्धि को प्रेरित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे चैप्टर का। थैंक यू सो मच।